अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आइडल वाइल्ड के प्रोग्राम को आप लोगों ने लाइक किया, नीचे कमेंट्स में लिखा कि वो प्रोग्राम देख के हमने अमेरिका की सैर भी कर ली और दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक खूबसूरत जगह, वो झील जहाँ पे परियाँ उतरती हैं, हमने भी देख ली। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए आगे की तरफ जा रहा हूं। तो कैलिफोर्निया से मैं रिकॉर्डिंग करता करता सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचा। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं। जल्दी में इसलिए वापस आया हूं कि कैलिफोर्निया के अंदर आग लगी हुई है और आग तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। और जब हमें पता लगा तो हम फ़ौरन अपने घर पहुंचे। इस वक्त मेरे घर से तकरीबन वो 30 किलोमीटर के फासले तक आ चुकी है, जो पहले 50 किलोमीटर तक थी, अब तय करते करते 30 किलोमीटर तक आ चुकी है। तो दुआ कीजिएगा वो आग भी बुझ जाए। लेकिन कुछ और लोकेशनें भी जो रह गई हैं रिकॉर्डिंग के लिए, इंशाल्लाह मैं दोबारा भी वहाँ पर जाऊँगा और आपको वहाँ पर राज प्रोग्राम ज़रूर दिखाऊंगा। जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं रास्ते में, जो घोस्ट टाउन आते हैं अमेरिका के, उनके अंदर मैंने रिकॉर्डिंग की है, घोस्ट टाउन के अंदर। और दूसरी जंगे अजीम में जो कैदियों को रखने के लिए जेलें बनाई गई थी पहाड़ की चोटी पे छुपा के, जहाँ पे उनको सज़ाएं दे दे के मारा जाता था, अजियत दे दे के मारा जाता था, जहाँ आज भी उनकी रूहें भटकती फिर रही हैं, तड़पती सिसकियाँ लेती रूहें आज भी वहाँ पे। बहुत सारे लोग उनकी आवाज़ें सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो वहाँ पे मैं पहुँचा इन्वेस्टिगेशन की और जब मैंने मीटर के ज़रिए उनसे बात की तो उस मखलूक ने फ़ौरन मुझे मेरी बात का, सवाल का जवाब भी दिया। और दूसरा, वहाँ पे जो एक तय खाना है जो ज़ेरे ज़मीन है, जहाँ पे दिन की रोशनी में जाते हुए दिल घबराता है, मैंने रात को वहाँ पे आप लोगों के लिए ना सिर्फ रिकॉर्डिंग की है, बल्कि जहाँ पे मुझे 5 मिनट के बाद तेज़ी से बाहर निकल आना चाहिए था, क्योंकि इतने इशारे 5 मिनट में मिल गए थे। आप लोगों की मोहब्बत में मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल के वहाँ पे एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। इस हफ्ते इंशाल्लाह वो प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार प्रोग्राम है और उम्मीद है आप लोगों की ज़िंदगी का भी एक खौफनाक और यादगार प्रोग्राम बनेगा। स्टोरी जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे भेजी है रोशन अली सोमरो ने, सूबा सिंध, और इनका ज़िला है जाम शोरो। हैदराबाद शहर से 20 किलोमीटर आगे इनका गांव है, जिसकी ये सच्ची कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस गांव के अंदर ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत कम घर हैं जो फासले फासले पे बने हुए हैं। लेकिन जिस जगह पे रोशन अली का घर है, उसके आगे एक छोटा सा रास्ता है जिससे ये गुजर के आगे शहर की तरफ जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि हैदराबाद शहर से 20 किलोमीटर आगे है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक देहात कहलाएगा। शहर की आबादी जब ख़त्म हो जाती है तो आगे 20-20, 30-30 किलोमीटर के पे जो छोटे छोटे गांव बने हुए हैं, उस तरह का एक गांव है। इस गांव के अंदर ये जो कच्चा सा रास्ता इस घर के, रोशन अली के घर के आगे से गुजरता हुआ शहर की तरफ जाता है। ये ना सिर्फ रोशन अली, उसके माँ बाप और उसके बहन भाई सब इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे। शुरू में आबादी और कम थी। ये बात है कोई 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी। उस वक्त आबादी और भी कम थी। आज तो आबादी वक्त के साथ बढ़ रही है। तो घर से ये लोग जैसे ही निकलते थे तो थोड़ा सा ही दूर जाते थे तो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे खाली बहुत बड़े बड़े प्लाट कह लें उनको, कि उनकी चार दीवारी तो नहीं थी, ऐसे वीरान से प्लाट पड़े हुए थे। यानी कि घर से जैसे निकले एक लेफ्ट साइड पे प्लाट और एक राइट साइड पे प्लाट। वो इतने बड़े प्लाट थे कि उनके अंदर दूर तक आप देख सकते थे कि वीरानी ही वीरानी थी, उनके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन हुआ यूं कि वहां पे एक बूढ़ी जो उसी देहात की थी, अल्लाह बेहतर जाने उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ से आई, सिर्फ इतना पता था इस देहात की ही है। दूर कहाँ से आई है, किस जगह से आई है नहीं पता, लेकिन उसने वो जो लेफ्ट साइड के अंदर प्लाट था घर के, उसके अंदर आके उसने अपनी एक झोंपड़ी सी बना ली। उस खातून का नाम था भान, BHAN, भान। वो बूढ़ी अम्मा जिसका नाम भान था, उस झोंपड़ी के अंदर रहना शुरू हो गई। जब उसने उस झोंपड़ी के अंदर रिहाइश इख्तियार की तो कुछ ही अरसे बाद लोगों ने देखा कि वो जो बहुत बड़ा खाली प्लाट था, जहाँ पे एक सिर्फ झोंपड़ी नज़र आती थी, पहले वीराना ही वीराना था, दूर तक कुछ भी नहीं था, एक सीधी ज़मीन थी, अब एक झोंपड़ी है। वहाँ पे तब्दीली ये आई कि कुछ झाड़ियाँ उगनी शुरू हो गई। लोगों के लिए थोड़ी सी ये हैरानकुन बात तो थी कि पहले तो झाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन शायद हो सकता है क्योंकि अब एक इंसान ने यहाँ पे रिहाइश इख्तियार की है तो इस वजह से यहाँ पे झाड़ियाँ उगनी शुरू हो गई हैं।
लेकिन वक्त के साथ साथ वो झाड़ियाँ इतनी तेज़ी से बढ़ने लगीं कि वो काफ़ी ऊंची होती गईं। जो राइट साइड का प्लाट था वो वैसे का वैसा खाली था, लेकिन घर के लेफ़्ट साइड के जो प्लाट था जिसमें भान बूढ़ी अम्मा रहती थी वो अब झाड़ियों से भर चुका था। और हैरत अंगेज़ बात ये थी, झाड़ियों ने जो अपनी एक शक्ल इख्तियार की थी वो एक ऐसे गेट सी थी, एक ऐसा गेट जिस तरह एक इंसान दरवाज़ा बनाता है अपने घर का, ऐसे सीधा और ऊपर से गोल, ऐसी शक्ल इख्तियार की। और इतनी मोटे मोटे तने उनके निकलने शुरू हो गए उन झाड़ियों के, जो लोगों को देख के खौफ सा आने लगा कि ये कैसी अजीब झाड़ियाँ तो हैं लेकिन इतने मोटे तने हैं उनके और एक गेट की सी शक्ल इख्तियार करके हैं। उन दिनों में कुछ लोगों ने उन झाड़ियों के करीब जाके देखा भी सही, उस दरवाजे के अंदर से घुसे भी सही, और थोड़ा ही दूर गए तो उनको अंदाज़ा हुआ कि जैसे एक गार सी है और उसके अंदर चल के वो जा रहे हैं, लेकिन एक खौफ की वजह से ज़्यादा दूर ना जा सके और बाहर निकल आए, क्योंकि जो इतनी घनी झाड़ियाँ हों जिसकी टहनियाँ इतनी मोटी हों तो वहाँ पे जानवरों का भी ख़तरा होता है कि बिच्छू, सांप, जहरीले कीड़े कुछ भी हो सकता है। लेकिन भान, उस बूढ़ी औरत जिसकी वहाँ पे झोंपड़ी थी, उसको बहुत कम लोग देखते थे कि वो बाहर निकलती थी, वो ज़्यादातर अपनी झोंपड़ी में रहती थी। और ये जब झाड़ियाँ दरमियाने कद की हो गई तो एक दिन पता लगा कि भान अल्लाह को प्यारी हो गई है। सब हैरान थे ऐसा क्या हुआ है, लेकिन कभी किसी ने उस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। वो अकेली रहती थी, किसी से मिलती नहीं थी। जब वो अल्लाह को प्यारी हुई तो लोगों ने उसको नमाज जनाजा और कफन दफन करके एक जो फरीज़ा है हमारे ऊपर, फरीज़ा अदा किया और उसको दफना दिया। बूढ़ी भान के इस दुनिया से जाते ही जो तब्दीली मज़ीद एक आई, वो झाड़ियाँ और तेज़ी से बड़ी होती गईं और जो और ज़्यादा घनी होती गईं। दरमियान से तो वैसे इसी तरह गोल दरवाजे की किसी सूरत में रहीं, लेकिन साइडों पे और फैलती गई। एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको वो कवर करती गई और वो तेज़ी के साथ हुई। लोगों ने इसको देखा भी सही, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि शायद एक इंसान वहाँ पे रहता था, पानी वगैरह फेंकता था, तो हो सकता है पानी वगैरह देते रहें, चीज़ें फेंकते रहीं, हो गई हों, किसी ने तवज्जो नहीं दी। उस गाँव के जो बच्चे थे वहाँ पर खेलने के लिए जाते थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे। पहला वाक़या उस वक्त हुआ जब बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, उन टहनियों पे जो मोटी मोटी टहनियाँ थी उस दरवाजे के साइड पे उस पे चढ़े हुए थे, तो एक छोटी बच्ची जो सबसे ऊंची वाली टहनी थी उसके ऊपर चढ़ गई। अभी वो बैठी ही थी, बाकी बच्चे उससे नीचे थे, वो थोड़ी सी उम्र में भी उन बच्चों से बड़ी थी कि उसको किसी ने बाकायदा धक्का दिया, और जब उसको धक्का दिया तो वो ज़मीन पर आके गिरी। उसको चोट भी लगी और वो ऊंची ऊंची रोना भी शुरू हो गई, और बाकी बच्चों ने भी शोर मचा दिया, क्योंकि ये लम्हा ऐसा था जिसमें से एक बच्चा देख भी रहा था बाकायदा, जैसे किसी चीज़ ने उसको धक्का दिया हो, उसकी आंखों ने भी देखा। बाद में उस बच्चे ने भी गवाही दी कि हाँ मैंने भी देखा है, इसको किसी चीज़ ने धक्का दिया था। उन्होंने पूछा क्या चीज़ थी, तो बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर सका, और लड़की यही कहती रही बार बार, मैंने नहीं देखा, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया है। ये वाक़या ऐसा था, पहला वाक़या जिसको गाँव वाले इग्नोर करना भी चाह रहे थे लेकिन इग्नोर कर भी नहीं पा रहे थे कि बच्ची कह रही थी कि मुझे किसी ने धक्का दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये था, बच्चे हैं, मासूम हैं, शरारती हैं, हो सकता है वहम हो सकता है किसी बच्चे ने शरारत की हो, छोड़ दें, ये बात इतनी सीरियस लेने वाली नहीं है। और यही हुआ, ये बात वक्त के साथ ख़त्म हो गई। रोशन अली का छोटा भाई रुस्तम एक रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा, और सामने जो 2 वॉशरूम बने हुए थे उनकी तरफ जाने लगा, तो उसी वक्त उसकी आंखों ने देखा कि एक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है और एक वॉशरूम का दरवाज़ा बंद। कोई एक ब्लैक साया सा है, वो तेज़ी से चलता हुआ उस बंद दरवाजे के अंदर से गुजरा और वॉशरूम के अंदर चला गया। ये मंजर ऐसा था जो रुस्तम अली ने भी देखा, और उसी लम्हे जो पीछे माँ खड़ी हुई थी उसकी नज़रों से ये मंजर भी ना बच सका। उसने भी देख लिया कि एक ब्लैक शैडो बंद दरवाजे से गुजर कर बाथरूम में गया है। बच्चा खौफजदा होके जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा माँ खड़ी है। माँ समझ गई कि बच्चा डर जाएगा। उसने कहा क्या हुआ है, तो उसने कहा माँ कोई शैडो था, कोई चीज़ थी, बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, अंदर गई है। तो माँ ने कहा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा वहम है, जाओ जाओ मैं बाहर खड़ी हूँ, अंदर जाओ। अब माँ समझ तो चुकी थी कि बच्चा डर जाएगा, मैंने भी उस शैडो को देख लिया है, लेकिन उसने बच्चे को खौफजदा होने से बचाने के लिए कवर किया और उसको वॉशरूम भेज दिया और बाहर खड़ी हो गई। रुस्तम जब बाहर निकला तो बच्चा था, उसके अंदर खौफ भी था, तो उसने उस दरवाजे को फ़ौरन खोल के देखा जिसको अंदर वो
शैडो गया था और जब उसने अंदर झांका तो अंदर कोई भी नहीं था। ये मंजर जो माँ ने देखा था, बच्चे को तो उस वक्त वो खौफ से बचा गई, लेकिन उसके दिल में ये बात बैठ गई कि ये हमने घर में क्या देखा है। कुछ दिनों के बाद रोशन अली का बाप जो उस वक्त रात को जाग रहा था, गुलाम नबी सोमरो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, कि छत के ऊपर कोई बैठा हुआ है। घर का सरबराह जब जाग रहा और इस तरह की एक्टिविटी नजर आए तो फ़ौरन वो अलर्ट हो जाता है। गुलाम नबी सोमरो ने जब देखा कि छत के ऊपर कोई है तो वो फ़ौरन अपनी चारपाई से उठ के बैठ गया कि ये कौन है। और जब उसने गौर करके देखा तो वो कोई इंसान नहीं था, एक साया सा था, ब्लैक कलर का साया जिसकी जिसामत बिल्कुल एक इंसान जितनी थी, ना बहुत मोटा इंसान ना ही बहुत ही पतला इंसान, एक दरमियाना इंसान जैसे होता है उस तरह का उसकी फिज़ीक थी। और वो बिल्कुल काला साया आर पार उसके नज़र आ रहा था और उनकी छत पे बैठा हुआ था। और वो इस तरह बैठा हुआ था कि उसका जो फेस था सिर्फ वो एक गोल फुटबॉल की तरह था, नाक कान आंखें कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक गोल फुटबॉल सी थी। और वो एक साइड पे देख रहा था। उसी लम्हे उसी गोल फुटबॉल ने फेस टर्न किया और गुलाम नबी सोमरो जो अपनी चारपाई से उठ के बैठा था उसकी तरफ मुंह कर लिया। अब इंसान को इतना अंदाज़ा हो गया कि ये जो एक फुटबॉल जो एक सर सा है अब ये मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया है। तो गुलाम नबी ने उसी वक्त दिल ही दिल में कुरान मजीद की आयत पढ़नी शुरू कर दी और वो काफ़ी देर आयत पढ़ता रहा, लेकिन वो साया उसी जगह पे बैठा रहा, टस से मस ना हुआ। और काफ़ी देर जब गुलाम नबी आयतें पढ़ता रहा और तकरीबन कोई 40-50 मिनट का वक्त गुजरा तो उसके बाद उसने देखा वो साया खड़ा हुआ, उसने मुंह दूसरी तरफ किया और छत के ऊपर चलता हुआ गायब हो गया। वो जो घबराया हुआ घर का सरबराह गुलाम नबी उस वक्त उठा, जहाँ पे उसकी बीवी बच्चे थे, उसके अंदर खौफ था कि मैं ऊपर जाके भी देखूं कहीं ये वापस ना आ जाए, ये क्या था। वो ऊपर गया, ऊपर जाके उसने सारा देखा तो वो जा चुका था। अब एक ऐसा वाकया कि एक बच्चा भी, रुस्तम भी देख चुका था, उसकी माँ भी देख चुकी थी, अब तो बाप ने भी देख लिया था। बात थोड़ी सी गांव में और फैल गई कि जो बच्ची वाला वाकया हुआ था उसके बाद जब पहली दफ़ा रुस्तम डरा, उसकी माँ डरी और फिर जब गुलाम नबी ने भी देख लिया तो ये 3 वाकयात ऐसे हो चुके थे कि जब ये ख़बरें बाहर निकली तो गांव में भी लोग एक दूसरे से बातें करने शुरू हो गए कि क्या माजरा है। और वो झाड़ियाँ जो पहले ही लोगों को खौफजदा कर चुकी थी और ज़्यादा खौफजदा करने लगी। अब तो हालत ये थी कि उस गांव में शाम जैसे ही होती थी कोई भी उन झाड़ियों के करीब जाने से घबराता था। हर किसी को ऐसे लगता था कि वो जो साया गुलाम नबी, उसका बेटा और उसकी बीवी देख चुके हैं, कहीं हमें ना नज़र आ जाए। हर बंदा घबराना शुरू हो गया। 13-14 साल का रोशन अली, जिन्होंने मुझे कहानी सेंड की है, स्कूल जाता, स्कूल से जब वापस आता तो बाप ने उसको डिस्पेंसरी पे कि तुम काम सीखो, जाके डिस्पेंसरी पे उसको खड़ा कर दिया। शाम को 6 बजे वो अपने घर से जाता, डिस्पेंसरी पे काम करता, 8:30 बजे उसको छुट्टी होती और वहाँ से वो पैदल चलता हुआ एग्जैक्ट 9 बजे उन झाड़ियों के आगे से गुजरता और अपने घर चला जाता। एक रात कज़न ने कहा कि आज तुम मेरे साथ चलो, रात को वापस घर आ जाना। तो वालिदैन से उसकी इजाज़त मांगी कि मेरी 3 दिन बाद शादी है, तो आज रस्म मेहंदी है, फंक्शन है, गाना बजाना होगा, खुशियाँ होंगी, तो हम लेट नाइट तक रहेंगे, मैं इसको पहुंचा जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा, आप इसको इजाज़त दें। वालिदैन से उसने इजाज़त दी और उसको लेके चले गए। रुस्तम अली ने कज़न के घर के जो फंक्शन था उसको फुल एंजॉय किया, गपशप की और उसको टाइम का एहसास ना हुआ कि जिसने तकरीबन 12 बजे 11 बजे वहाँ से निकलना था, वहाँ पे रात का 2 बज गया। जब उसने घड़ी देखी उसने कहा मैंने हर सूरत में घर पहुँचना है क्योंकि मैं कह के आया हूँ कि मैं वापस आऊँगा, मेरे राह तकते होंगे, मुझे जाना है। तो कज़न ने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ गया। तो उसने कहा नहीं, फंक्शन अभी जारी है, अगर ख़त्म हो गया होता तो तुम मुझे छोड़ देते, मैं चला जाऊँगा। उसने बहुत मजबूर किया तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। रक्षा पकड़ा और 3 बजे के करीब अपने गांव में उतर गया। सर्दियों की रात थी, हर तरफ खामोशी थी, दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती थी। हर कोई गर्म लहाफ के अंदर सोया हुआ था। हर तरफ खौफ इसलिए भी था कि रात के 8 बजे के बाद घर से कोई इसलिए नहीं निकलता था कि कहीं वो साया ना आ जाए।
और आज भी यही मंज़र था कि जब रात के 2 बज चुके थे तो हर कोई इसलिए भी गहरी नींद में लिए खराटे ले रहा था कि सर्दी बहुत थी। और वो 14 साल का लड़का जो खौफ में कि वालिदैन ने कहा था जल्दी आ जाना, मुझे हर सूरत में पहुंचना है, पहुंच तो गया था वहाँ 3 बजे उस झाड़ी के सामने, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। क्योंकि जैसे ही वो झाड़ियाँ करीब आनी शुरू हो गई तो उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई, उसको और ज़्यादा खौफ महसूस होना शुरू हो गया। लेकिन उस रात ऐसा था, आसमान पे बादल नहीं थे, सर्दी ज़रूर थी, धुंध नहीं थी, अंधेरा तो था लेकिन सूरज गरूब था, चांद हल्की हल्की रोशनी वहाँ पे फेंक रहा था। और जो चांद की रोशनी जहाँ हर तरफ पड़ रही थी तो इतना नज़र ज़रूर आ रहा था कि कहाँ घर है, कहाँ गली है, कहाँ रास्ता है, कहाँ गली के आगे शेड बना हुआ है और क्या है। जब उस झाड़ी के सामने पहुँचा तो उसकी आंखों ने जो पहला मंज़र देखा वो ये था, वो जो गेट नुमा झाड़ी है उसके बिल्कुल सामने ताज़ा कफन पहने हुए मैयत रखी हुई है। और मैयत उसी ही लकड़ी के बने हुए फ्रेम पे रखी हुई है जिस पे मैयत को कफन पहनाने के बाद उस पालकी पे रखा जाता है और उस पालकी को कंधे पे उठा के कब्रिस्तान लेके जाते हैं और दफना दिया जाता है। तो उसकी आंखों ने देखा कि एक पालकी रखी है जिसके अंदर एक ताज़ा कफन के अंदर लिपटी हुई कोई मैयत है जो उसके अंदर रखी हुई है, और ऐसा लगता है जैसे अभी ही उसके उस सर वाले हिस्से पे कफन पहनाने के बाद किसी ने उसको बांधा हो। एक 14 साल का लड़का जितना भी बहादुर हो, जब ये मंज़र उसकी आंखों के सामने आता है, कोई भी हो, तो एक लम्हे में उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और खौफ का उसका ये आलम हो जाता है कि शदीद सर्दी में भी रोशन अली को पसीना बहना शुरू हो गया। उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसकी कान जो आवाज़ें सुन रही थी अब वो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें थीं जो दूर कहीं से आ रही थीं, और उसकी आंखें जिस चीज़ को देख रही थीं वो उस झाड़ी के बिल्कुल सामने किसी की पालकी के ऊपर मैयत रखी हुई थी, रात के 3 बजे। वो घबराया हुआ तो था, खौफज़दा तो था, ठंड के बावजूद पसीने से भी भर गया था, लेकिन और ज़्यादा उसके जिस्म के अंदर चींटियाँ रेंगनी शुरू हो गई। खौफ में मुब्तला हो गया क्योंकि अब वो कुत्तों की आवाज़ जो दूर से आ रही थी अब बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी थी, जैसे अब वो बिल्कुल उसके करीब आ गए हैं। अभी वो उसी जगह पे खड़ा थरथरा रहा था, कांप रहा था, घबरा रहा था कि उसने मुड़ के देखा कि 5-6 कुत्ते हैं जो उसके बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और काफ़ी तादाद में जो हैं वो आ रहे हैं। चांद की रोशनी में जब ये मंज़र उसकी आंखों ने देखा तो उसको इतना अंदाज़ा हुआ कि मुझे अब अपनी जान बचानी है, मैं क्या करूं। उसी लम्हे उसने दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते उसको अंदाज़ा हुआ कि वो घर की तरफ भागने की बजाय उल्टा भाग पड़ा है, क्योंकि खौफ में उसको नहीं अंदाज़ा रहा कि मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। उसको आंखों के सामने जो चीज़ नज़र आई, एक बड़ी सी सीमेंट की बनी हुई एक जगह सी थी जो काफ़ी ऊंची थी। वो जैसे कैसे उसके ऊपर चढ़ गया और उसने देखा कि वो जो कुत्ते उसके करीब पहुँचे थे वो भी भौंकते भौंकते उसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। रात की तारीकी है, सामने झाड़ियों में मैयत रखी है और नीचे 5 से 6 कुत्ते ऊंची आवाज़ में इस तरह भौंक रहे हैं कि आप अगर उतरो तो हमें चीड़ फाड़ के तुम्हें अभी ख़त्म कर देंगे। और एक 14 साल का लड़का उस सीमेंट के पिलर पे खड़ा कांप रहा है, पसीने पसीने हो रहा है कि या अल्लाह मुझे बचा ले। नीचे भी मौत है और सामने मैयत रखी हुई है, वो भी किसी की मौत ही रखी हुई है। और वो सर्दियों की रात यहाँ पे सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं। एक माँ ही होगी जो सिर्फ जाग रही थी उस घर में कि मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं पहुँचा, और बेटा पिलर पे खड़ा कांप रहा है, सामने मैयत, नीचे कुत्ते। और इसी तरह खड़े 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 कांपते कांपते 30 मिनट के करीब एक वक्त गुजर गया और वो अपनी जगह से हिल इसलिए नहीं सका कि कुत्ते मुसलसल भौंक रहे थे। और कोई तकरीबन 30-35 मिनट का वक्त गुजरा होगा, आधा घंटा गुजरा होगा कि उसने देखा कुत्ते जो थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और ख़ामोश हो गए। जो मुसलसल उसकी तरफ देख के भौंक रहे थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे ही खामोश हुए तो वापस ऐसे मुड़ गए
जैसे उनका इस बंदे से लेना देना ही नहीं है, जैसे वो उसको जानते ही नहीं है। जो अभी आधा घंटा उस पर भौंक रहे थे वो अनजाने बन के थोड़ी ही दूर जाके आंखों के सामने गायब हो गए। वो लड़का जिसको मौत आंखों के सामने नज़र आ रही थी, उसने जब देखा कुत्ते चले गए हैं तो एक हिम्मत जो उसके अंदर आ चुकी थी काफ़ी देर पढ़ने के बावजूद, वो मुसलसल दिल ही दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ रहा था। उसने नीचे छलांग मारी और आंखें इस तरह बंद की कि मैं उस मैयत की तरफ ना देख सकूं, और घर की तरफ कलमा पढ़ते हुए उसने दौड़ लगा दी। और जब अपने घर के करीब पहुंचा तो उसको पता था कि दरवाज़ा तो बंद होगा, तो उसको जो चीज़ समझ आई वो ये थी कि मैंने ज़िंदगी बचानी है। तो उसने छलांगे मार के जैसे कैसे अपनी घर की जो दीवार थी, दीवार के ऊपर आकर वो चढ़ने में कामयाब हो गया। और जैसे ही उस दीवार पे चढ़ा तो उसने नीचे छलांग मारी और सीधा अपनी चारपाई पे जाके लेट गया। वो डरा हुआ था, वो कांप रहा था, उसकी दिल की धड़कन तेज़ थी, वो पसीने से भरा हुआ था। सर्दियों की रात होने के बावजूद वो लहाफ नहीं ओढ़ रहा था क्योंकि उसको पसीना इतना ज़्यादा आया हुआ था जो खौफ की वजह से था। यहाँ तक कि डरते डरते सुबह हो गई। मुअज्जिन ने अजान दी और जब अजान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो घर के फ़र्द भी आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गया और माँ की निगाह पड़ी कि बेटा जाग रहा है। तो माँ ने पूछा, तुम कब आए रोशन अली? उसने कहा, माँ जी रात को। उसने कहा, सोए क्यों नहीं? तो वो आगे से चुप रहा। माँ ने मज़ीद सवाल करने की बजाय किचन की तरफ गई और अब जो रोशनी फैल रही थी, अंधेरा हो रहा था। रोशन अली तेज़ी से उठा, दरवाज़ा खोला अपना मेन गेट और बाहर उसी झाड़ी की तरफ गया कि देखूं वो मैयत वहाँ पे है। तो वहाँ उसने देखा किसी मैयत के नाम निशान तक भी नहीं है। यहाँ तक कि उस मट्टी पे, किसी पालकी पे, अगर पालकी भी उस मट्टी पे रखी जाए तो उसके पहियों के, पाँव की जो होते हैं, टांगों के निशान होने चाहिए थे। कोई निशान तक भी नहीं था कि वहाँ पे किसी पालकी को रखा गया है। जबकि वो आधा घंटा वहाँ पे खड़ा मुसलसल देखता रहा था। वहाँ से वो घर पहुँचा तो वो लम्हा ऐसा था जब खौफ जो रात सारी उसके जहन पे सवार था और मज़ीद जाके पुख्ता हो गया यकीन के कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जो था कुछ और था। तो उसी लम्हे कपकपाहट जिस्म के अंदर और बढ़ी और उसको शदीद बुखार हो गया, जो 3 से 4 दिन उसको बुखार रहा। इलाज हुआ, दम दरूद हुआ और अल्लाह की रहमत से वो ठीक तो हो गया। अब वो एक मरहला जब उसने डिस्पेंसरी जाना होता था तो बाप ग़ुलाम नबी सोमरो उसको लेके जाता और वापस लेके भी आता। अब ये वाक़या भी गांव वालों को पता लग चुका था कि मज़ीद एक जो वाक़या हुआ है वो ये है। कुछ दिनों के बाद रोशन अली का मामू जो दूसरे देहात में रहता था वो इनको मिलने के लिए इनके घर पहुंचा। और जब वो घर पहुंचा तो उसको शायद इन वाक़यात का पता नहीं था। उसने आके जो बात पूछी, पहली बात कही वो यही कही कि आप लोग शादी में नहीं इनवाइटेड। उसने कहा कौन सी शादी? उसने कहा ये जो बाहर शादी हो रही है। उन्होंने कहा कौन सी? उन्होंने कहा वो जो झाड़ियों वाला ग्राउंड सा है, वहाँ पे खेमे लगे हुए हैं, वो तंबू कनातें लगी हुई हैं, वहाँ पे लाइटें हैं, अंदर मैंने लोगों की आवाज़ें भी सुनी है, बंदे तो नहीं देखे लेकिन लाइटें शाइटें लगी हुई हैं। आप अंदर मतलब तंबू कनात जिस तरह शादी के लिए सारा माहौल बनाया जाता है वो सारा लगाया हुआ है, रोशनियाँ और खाने पकने की खुशबुएँ आ रही हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। मैंने कहा आप लोग भी इन्वाइटेड हो गए? तो वो सब घर वाले एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए कि जिस जगह पे वो शादी का बता रहा था कि वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई वलीमे का फंक्शन हो रहा है, मुख्तलिफ बोलने की इंसानों की तरह आवाज़ें आ रही हैं, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिन को कोई नहीं जाता तो रात को, शाम को कैसे कोई वहाँ पे अपनी शादी रख सकता है। तो उन्होंने कहा तुम्हें अपनी आंखों पे यकीन है कि तुमने अपनी वहाँ पे शादी देखी है? तो उसने कहा हाँ, मैं अभी तो देख के आया हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ, ये कोई 10-15 मिनट पहले की बात है, आओ दोबारा देखते हैं। तो उसका बाप रोशन अली का ग़ुलाम नबी और उसका मामू जब बाहर निकले तो वो भी देख के हैरान रह गया कि चंद लम्हे पहले जहाँ पे एक शादी हो रही थी, आवाज़ें आ रही थी, वहाँ पे वीरानी थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो एक लम्हे को समझ गया, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो जिनकी शादी थी ये वही थे जो नज़र नहीं आते, महसूस ज़रूर होते हैं। तो वो फ़ौरन समझ गया कि मैंने जिस चीज़ को देखा था वो हवाई मखलूक थी और उसने फ़ौरन ग़ुलाम नबी को कहा मैं समझ गया ये कोई जिन्नात की शादी थी, इंसानों की शादी नहीं थी। अभी उसको किसी ने बताया नहीं था लेकिन फ़ौरी वो बोल पड़ा ये कोई जिन्नात की शादी थी, मैं समझ गया।
अब गांव वाले परेशान थे। वो साया हर तरफ फिरता था, जिसको गुलाम नबी ने छत पे बैठा देखा था, रुस्तम ने बाथरूम में देखा था, रोशन अली ने मैयत की सूरत में देखा था, कुत्तों की सूरत में गायब होते देखा था। अब हर किसी को उसका डर तो था, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जो सबसे अनोखा था कि एक रात वहाँ पे रहने वाला शख्स जिसका नाम असलम था, उसकी बीवी के अंदर बाकायदा घर वालों ने उस साये को दाखिल होते देख लिया। जैसे ही वो साया, ब्लैक साया जो इंसान के कद का था, उस औरत के अंदर घुसा तो औरत चीख मारकर बेहोश हो गई। और सब घर वाले खड़े होके हैरान परेशान देख रहे थे कि ये मंजर। एक औरत बोली कि मैंने आंखों से देखा है एक शैडो को, एक साये को इसके जिस्म के अंदर दाखिल होते हुए। और जब उसके जिस्म पे पानी डाला गया और वो होश में आई तो जो उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें ऐसी मुड़ चुकी थी जैसे इंसान की आंखें ना हो, किसी और मखलूक की आंखें हों। और जब वो बोली तो उसके अंदर कोई औरत नहीं, मर्द की आवाज़ थी जो कोई बोल रहा था। और उसके हाथ पांव ऐसे अकड़ गए थे, पांव तक अकड़ गए थे, और सबको एहसास हो गया था कि आज उस साये ने हद ख़त्म कर दी है, हद मुका दी है, वो इंसान के अंदर दाखिल हो गया है। काफ़ी देर वो सारे वहाँ पे खड़े होकर पड़ते खौफ के बावजूद कि वो इसके अंदर है, फैमिली को तो कोई नहीं छोड़ सकता, तो पूरे घर वाले कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, यहाँ तक कि कुछ देर के बाद वो वहाँ से चला गया। वो दोबारा औरत बेहोश हो गई और दोबारा जब होश में आई तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। अब उन्होंने कहा ढूंढो किसी ऐसे अल्लाह वाले बंदे को जिससे इलाज करवाया जा सके, क्योंकि ये सिलसिला अब चल निकला था। वो साया असलम की बीवी के अंदर अक्सर आने लगा था, बाकायदा आता, घर वाले देखते उसके अंदर गया है और वो बेहोश हो जाती है। वाहिद असलम था जो इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये मंजर कभी उसने नहीं देखा। वो कहता था ये कोई बीमारी हो सकती है, इसके दिमाग पे वहम सवार हो गया है, ये डर गई है, कोई साया नहीं है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए कि वो एक दिलेर शख्स था, बहादुर शख्स था। वो इस तरह के तोहमात पे यकीन नहीं रखता था, वो इसको वहम समझता था। लेकिन अब उसकी बीवी को मुसलसल ये सिचुएशन होने लगी कि दौरा पड़ता और वो जब उठती तो वो मर्द की आवाज़ में बोलती, हाथ पाँव उसके मुड़ जाते और घर वाले उसके पढ़ाई करते। उसका उसने दम दरूद करवाना शुरू कर दिया, कभी वो ठीक भी हो जाती, कभी नहीं ठीक हो जाती। और एक रात ऐसी आई कि वो अपने बिस्तर पे तो सोई बिल्कुल ठीक हालत में, उसको कोई बीमारी नहीं थी सिवाय इसके कि वो साया उसके अंदर आता था। और सुबह जब उसको असलम ने जगाया तो वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। ये एक सदमा था जो असलम के लिए बहुत बड़ा सदमा था, गहरा सदमा था। लेकिन अभी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना ये था कि ये डरी हुई थी, ये वहम का एक शिकार हो गई थी, इसलिए इसका ये हार्ट अटैक हुआ है या क्या हुआ है, या अल्लाह को प्यारी हो गई है। वो इस मौत को आम मौत समझ रहा था कि लिखी थी आ गई। गाँव वाले इस बात पे बजीद थे कि नहीं, इस साये की वजह से मरी है। और उस बेचारी खातून को भी सुपुर्द ज़मीन कर दिया गया, दफन कर दिया गया। अब खौफ का आलम यह था कि सब जो पहले 8 बजे उस झाड़ी के आगे से नहीं गुजरते थे, अब वो 6 बजे ही अपने अपने घरों में चले जाते थे और बहुत ज़्यादा खौफजदा होकर सोते थे कि वो शैडो हमारे घरों में ना आ जाए। एक वाहिद शख्स था असलम जो इस बात को नहीं मानता था और कहता था मेरा किसी दिन मुकाबला हो जाए, इससे मेरा आमना सामना हो जाए, मैं इस साये को बताता हूँ कि ऐसी की तैसी इस साये की। बीवी को मरे अभी कुछ दिन ही हुए थे कि असलम एक रात अपने बिस्तर में रात को बाहर चारपाई डाल के सोया, बाकी घर वाले अंदर सो रहे थे। वो एक वाहिद शख्स था जो डरता नहीं था, बाहर ही सोता था, घबराता नहीं था। बाकी सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके अंदर सोते थे कि कहीं वो साया ना आ जाए। तो उस रात रोशन भी अपने बिस्तर पे सोया था अपने वालिदैन के साथ। उसने चीखों की आवाज़ें सुनी और उनका पूरा घर भी जाग गया। वो चीखें असलम के घर से आ रही थी, रात की तारीकी में दूर दूर तक गूंज रही थी। और असलम जो बेहोश हो चुका था, चीखें मारते मारते, उसको इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलवाई गई या गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके गए और उसका इलाज शुरू हुआ। जब वो कुछ बेहतर हुआ, नॉर्मल हुआ, तो उसने बताया कि हुआ ये कि मैं अपने बिस्तर पे रात को सोया हुआ था, किसी ने मेरी पाँव की तरफ से रज़ाई को खींचा। मैंने अपना वहम समझा, शायद मैं नींद में हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मेरी रज़ाई किसने खींची है।
मैंने रज़ाई को दोबारा खींच के ऊपर कर लिया। अभी मैंने खींचा ही था कि दोबारा से मेरी रज़ाई किसी ने पाँव वाली साइड से खींची, क्योंकि अब मैं जाग चुका था, पहले मैं नींद में था। जब दूसरी दफ़ा मेरी पाँव से रज़ाई खींची गई तो मैंने रज़ाई को जब यूँ खींचा तो मुझे लगा कि कोई दूसरी तरफ से रज़ाई को खींच रहा है। तो कहता है मैंने रज़ाई को मुंह के ऊपर डाल लिया। कहता है अभी मैंने रज़ाई को मुंह के ऊपर डाला ही था कि रज़ाई को मेरे मुंह के ऊपर से बाकायदा किसी ने हटाया, और जब मेरे मुंह से रज़ाई हटी तो मेरी आंखों ने मंजर देखा कि मेरे सीने के ऊपर ब्लैंकेट तो है, रज़ाई तो है, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक शेडो है, एक ब्लैक साया है जिसकी जिसामत इतनी मोटी है और इंसानों की तरह काले काले हाथ हैं, हाथ नहीं है, बिल्कुल साया सा है। और उसने आके मेरी गर्दन पे ऐसे हाथ रख दिया, और जब वो साया मेरी गर्दन से टकराया है तो बाकायदा मुझे महसूस हुआ है कि जैसे लम्स हो, जैसे कोई हाथ हो, और उन्होंने मेरी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया है। जो मेरे सामने बैठा हुआ था उसका सर तो था, लेकिन बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल, उस पर नाक कान मुंह कुछ भी नहीं था, गोल सा सर था, शोल्डर भी थे, पूरा जिस्म भी था, लेकिन सिर्फ एक साया था जो आर पार नज़र भी आ रहा था। वो इतना मतलब ब्लैक था कि क्लियर नज़र आता था कि ये ब्लैक चीज़ मेरे ऊपर बैठी हुई है, लेकिन उसके मैं आर पार भी देख रहा था, लेकिन उसकी क्लियर में जिसामत भी देख रहा था। और जब उसने मेरा गला दबाना शुरू किया और वो हाथ जो मैंने महसूस किए, जो मेरे गले तक पहुंचे और मेरे गले को दबा रहे थे, तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, कोई साया है, और उसका जिस्म का बोझ जो था वो मुझे मेरे सीने पे भी महसूस हो रहा था। जब मैंने उस बोझ को सीने पे पहले महसूस किया और उसकी शक्ल को देखा और साथ ही जब मेरा गला दबाया गया तो मैंने चीखना शुरू कर दिया, और फिर मुझे नहीं याद कि क्या हुआ। फिर उसको घर वालों ने बताया कि उसके बाद तुम बेहोश हो गए थे और हम सब भागते हुए जब बाहर निकले थे तो तुम चीख रहे थे, इसके अलावा तुम्हारे करीब कोई भी नहीं था। अब ये एक ऐसा लम्हा था कि एक शख्स जो बचा था, जो इस चीज़ को नहीं मानता था, वो भी कायल हो गया कि नहीं, मैंने किसी को बैठे हुए देख लिया है, बोझ भी महसूस किया है, गर्दन पे हाथ भी थे। अब गाँव वालों को बाकायदा बैठ के मीटिंग करनी पड़ी कि क्या इसका हल किया जाए, आखिर इसका कोई तो हल निकालना है। एक खातून की जान जा चुकी है, ये असलम की ज़िद थी कि इसने इसको वहम समझा था, आज ये ख़ुद भी मान रहा है कि साया है। अब अल्लाह ना करे किसी और की जान चली जाए, हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे एक अल्लाह का नेक बुज़ुर्ग जो था, उसने कहा मिल के सबको तिलावत करते हुए इन झाड़ियों को काटना शुरू करें। हम जितनी भी घनी झाड़ियाँ इनको काटते हैं और काटते काटते रब का कलाम पढ़ते पढ़ते इसका सफाया करते हैं, इसको दोबारा उसी तरह प्लाट बनाते हैं जैसे उस बूढ़ी अम्मा भान के वक्त था, खाली प्लाट जिसमें झाड़ियाँ नहीं थीं। और उसके बाद अगले दिन उठते ही सुबह सब ने यही किया कि कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सब उन झाड़ियों को काटने के लिए पहुँच गए। और एक हफ्ते तक मुसलसल वो ना सिर्फ काटते रहे, बल्कि एक हफ्ता लगा उस प्लाट को दोबारा बिल्कुल प्लान करने में कि बिल्कुल वो उसी तरह पहले की तरह एक स्ट्रेट जगह बन गई जिस पे कोई भी झाड़ी का वजूद नहीं था, सिर्फ अब मट्टी ही मट्टी थी। उस जगह पे जितनी भी झाड़ियाँ थी उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ख़त्म करके उस ज़मीन के ऊपर हल चला के ट्रैक्टर से उसको बिल्कुल बैलेंस कर दिया कि दोबारा कोई झाड़ी उग भी ना सके। उनको जड़ों समेत अंदर से उन्होंने निकाल दिया। और रब का मुसलसल कलाम पढ़ते रहे, इसलिए खौफ के बावजूद जैसे ही शाम होती थी वो रुक जाते थे कि नेक्स्ट डे करेंगे, और दिन की रोशनी में वो उसको काटते थे, क्योंकि वो मखलूक जब भी नज़र आती थी वो रात की तारीकी में नज़र आती थी, दिन को नहीं। और वो जब रात को सोते थे तो सब अपने अपने घरों पे दायरा खड़ा करके अल्लाह का कलाम पढ़ के सोते थे कि वो मखलूक हमारे घर ना आ सके। और जब 6 दिन के बाद वो बंजर, वो प्लाट पहले की तरह हो गया कि कोई झाड़ी का वजूद ना रहा, तो उसके बाद दोबारा उस गांव के अंदर कोई भी वाक़या नहीं हुआ। वो जो भी साया मुसलसल हर घर के अंदर फिरता था, किसी को नज़र नहीं आया। मुझे रोशन अली ने कहा कि मैं अभी तो दुबई में हूँ, मदर भाई अगर आप कहेंगे तो पाकिस्तान के अंदर अब उस प्लाट तो है वहाँ पे, लेकिन झाड़ी नहीं है। लेकिन जब मैं छोटा था तो साइकिल चला रहा था, तो मेरे बाप ने, जब वो ज़िंदा था, गुलाम नबी सरवर सोमरो, गुलाम नबी सोमरो, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह ता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो उन्होंने मेरी एक तस्वीर बनाई थी उन झाड़ियों के सामने जब मैं साइकिल चला रहा था दिन की रोशनी में, तो पीछे वो झाड़ियाँ, आगे मैं खड़ा हुआ हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं पाकिस्तान जाके वो आपको तस्वीर ज़रूर सेंड करूँगा। तो रोशन अली, सोमरो भाई, आप जब पाकिस्तान जाएँ तो मेरी ख्वाहिश है कि वो जो तस्वीर है मुझे ज़रूर सेंड करें, तो मैं अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी में लोगों को वो तस्वीर भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा।
तो ये थी कहानी जो मुझे रोशन अली ने भेजी। अल्लाह ताला उनको ढेर सारी तरक्की दे, ढेर सारी खुशियाँ दें। वो रोज़ी की तलाश में, मेरा ख्याल है, उन्होंने मुझे बताया नहीं दुबई में होंगे, दुबई में हैं। तो मज़ीद भी बहुत सारी कहानियाँ, इन्होंने मुझे कहा एक और कहानी भी है इससे जुड़ी हुई, जो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेजूंगा ज़रूर, आप मुझे भेजिए, इंशाल्लाह मैं उसको भी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। तो और भी लोगों की कहानियाँ हैं मेरे पास, इंशाल्लाह 1 by 1 मैं आप लोगों को सुनाता जाऊँगा और आप लोग भेजते जाइए। ये ना सोचिएगा कि मेरी कहानी अभी तक क्यों नहीं शामिल हुई, इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ आएगी कहानी आपकी ज़रूर। थोड़ा सा लेट इसलिए हो जाएगी कि आपसे पहले अगर किसी ने भेजी हुई है तो पहले उनकी शामिल होगी। सो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने इस वक्त आ रहा है स्क्रीन पे, इसी पे आप लिख के भेजिए, उर्दू में लिखिए, रोमन में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। बेहतर अगर है वो ये है कि इसको आवाज़ में रिकॉर्ड करवाइए। वहीं पर जो वॉइस मैसेज आप व्हाट्सअप खोलते हैं तो जो आप मैसेज रिकॉर्ड करवाते हैं वो आप वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन लास्ट में उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, स्टोरी लफ्ज़ ज़रूर लिखना है ताकि मेरे लिए आसानी हो जाती है फ़ौरन ढूंढने में कि ये वाला जो मैसेज है स्टोरी के लिए है। तो आज इंशाल्लाह स्टोरी को भी शामिल करूंगा और जो ज़बरदस्त मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं राज के, इंशाल्लाह इस हफ्ते पहला एपिसोड देखेंगे और आप 1 by 1 देखते जाएंगे। सो आप लोगों के लिए, सब देखने वालों के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला की आप सब पे रहमत ख़ास हो। जितनी भी परेशानियां, दुख आपके नज़दीक भी हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े उनको खुशियों में बदल दे। आमीन सुमा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।